मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ने फीचर्स पढ़ लिए थे, इंडिकेटर्स हो चुके थे, हमने फेजेस पढ़ लिए। हम लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉजेज़। कि जो बिजनेस साइकिल में ये जो चेंजेस आते हैं, इट्स लाइक समटाइम्स एक्सपांशन, देन पीक, एग्जॉस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ट्रफ। ये क्यों होता है? कुछ तो रीज़न होंगे उसके पीछे। ऐसे तो नहीं होती हैं चीज़ें, है ना, कि क्यों भाई इकोनॉमी बेहतर हो रही है, फिर क्यों इकोनॉमी पीक पे पहुंच गई, फिर इकोनॉमी एकदम से डाउन होने लगी। उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे, तो वो कॉजेज़ हमको देखना है। कुछ इंटरनल कॉजेज़ है, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि बिजनेस साइकिल्स ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़ एंड इंटरनल कॉजेज़, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बराबर बच्चों। 2001 रिसेशन वॉज प्रिसीडेड बाय absoluteminion.com। ये मालूम, मैं आपको एक्चुअली ये पढ़ाने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद पढ़ाऊँगा। 2001 में जो रिसेशन आया था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था .com मेनिया, मतलब आईटी कंपनियाँ, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को, स्पेशली यूएस और जो 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 भी डेवलपिंग नेशन थे, उनको सब आईटी कंपनियों का क्या होता है, हमारा एक ट्रेंड चलता है, एक फेज चलता है, तो सब उसी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट सबका बिजनेस तो नहीं चलेगा ना। और कोई जो एक ये वर्ड है ट्रेंड, तो कोई भी ट्रेंड जो होगा वो कभी ना कभी तो डाउन होगा। अब उस ट्रेंड के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, अब आपने ओवर इन्वेस्टमेंट करके रख ली, लॉजिक समझा? आगे का भी इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, तो मगर वो ट्रेंड तो आएगा रिडक्शन पे। तो ये आपकी जो गैप है, कैसे भरोगे आप? तो ये बहुत बड़ा रिसेशन था। आपने पैसा लिया, इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डूब गया, बैंक का पैसा डूब गया, क्योंकि आपका पैसा नहीं निकला। बैंक्स क्रैश हो रहे हैं, शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है। बहुत बड़ा रिसेशन था ये। एनपीएस हो गए बैंक के बहुत सारे। 2001 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, टेक्नोलॉजिकल रिसेशन आप जिसको कह सकते हैं। आईटी कंपनीज, हर दूसरा आदमी आईटी कंपनी स्टैब्लिश कर रहा था, तो वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। फिर ये रिसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसेशन था, 2007-2008। ठीक है, यूएस हाउसिंग मार्केट, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक ऐसे बैंकों ने लोन दे दे के लोगों को आदत डाल दी, लोगों ने घर बना के, पैसा आसानी से मिल रहा था, घर बना बना के बेचते जा रहे, बना बना के बेचते जा रहे, बना बना के बेचते जा रहे। अबे तो बनाने और बेचने वाले ज़्यादा हो गए, खरीदने वाले कम हो गए ना। तो एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो डिमांड, प्राइस रिड्यूस, पैसा डूब गया बैंकों का, बैंक्स क्रैश हो गए। समझा? हाउसिंग हाउसिंग लोन सिस्टम था यूएस में, कि इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बूम करने के लिए उन्होंने हाउसिंग लोन देना स्टार्ट किया लोगों को। तो ये भी अपन पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा तो आपको समझा होगा अभी, है ना बच्चा? चलिए, इंटरनल कॉजेज पढ़ते हैं सबसे पहले। इंटरनल कॉज और एंडोजीनियस फैक्टर्स विच में लीड टू बूम और बस्ट। या तो इकोनॉमी इस पर बढ़ेगी, है ना, ये कॉजेज से इकोनॉमी या तो बढ़ेगी या बस्ट होगी। अब हम लोग देखते क्या होने वाला है। यार ये मज़ेदार टॉपिक है यार। सबसे पहला टॉपिक है, क्या है भाई सबसे पहला टॉपिक? फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। सबसे पहले तो भैया एक काम करो, आप इफेक्टिव डिमांड की मीनिंग समझो। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू टोटल आउटपुट इक्वल्स टू टोटल एम्प्लॉयमेंट। दैट इज इफेक्टिव डिमांड। मतलब डिमांड विल बी इफेक्टिव, तब हम उसे एक बेहतर डिमांड कहेंगे जब वो सप्लाई और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की इक्वल रहेगी। बराबर है, बिकॉज इट इज़ मोर फेवरेबल फॉर ए नेशन, इट इज़ इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज़ एन इफेक्टिव डिमांड। दैट इज़ द फॉर्मूला, द कॉम्बिनेशन ए डी इक्वल्स टू ए एस इक्वल्स टू टी ओ इक्वल्स टू टी ई। बराबर है भाई, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई किया, उतने आउटपुट यूज़ किया और उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तो इट इज़ गुड फॉर ए नेशन ना। सही है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू जे एम कीन्स, द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के हमारे ऑथर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, देखते क्या लिखा है। इनका कहना है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, है ना, फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइक दिस, एकमात्र रीज़न जो ये बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, प्राइम रीज़न है, एकमात्र मतलब प्राइम रीज़न है, उनका कहना है इफेक्टिव डिमांड, है ना। ये सबसे एकमात्र इंपॉर्टेंट रीज़न, ऐसा ही बिलीव्स, कीन्स बिलीव। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? यहाँ इन्होंने लिख दिया एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। देखो मैंने आपको बताया, इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू लोग कितने विलिंग हैं और एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू परचेज डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस।
So right now in India, the effective demand is in declining mode for non-essential goods, not for essential goods, है ना. सो एग्रीगेट डिमांड अभी हमारे देश में लॉजिकली अगर देखें तो डाउनफॉल पे. अरे है कि नहीं है यार, बताओ ना. कुछ गिने चुने एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन को और डिमांड को छोड़ के, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बुलियन सेक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, बाप रे, कपड़ा, टेक्सटाइल, उससे रॉ मटेरियल पे फ़र्क पड़ता है. देखो क्या लिखा है इस पर, इन ए फ्री विलिंगनेस, समझते हैं ना आपको, विश टू हैव, सामने वाले की इच्छा है खरीदने की, है ना, और एबिलिटी मतलब दे हैव इनफ परचेजिंग पावर. सो राइट नाउ जैसे लोग खरीदना भी नहीं चाह रहे हैं और लोग वैसे भी एबिलिटी अभी कम हो चुकी है एट प्रेजेंट इंडिया में, एट प्रेजेंट दुनिया में ही हो चुका है ऐसा. सो इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मेन मोटिव. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो एडम स्मिथ का जो इंट्रोडक्शन था कैपिटलिज्म इकोनॉमी का, कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिजनेसमैन का एक ही एम होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ करूँ और अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव करूँ. तो मेरे भाई क्या लिखा है, हाइयर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अगर उस देश में डिमांड होगी, लोग पैसा खर्च करना चाहते होंगे और पैसा होगा, तभी वो तेरे को इन्फ्लुएंस करेगा, इंड्यूस करेगा टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. अभी मैं कपड़े की दुकान है मेरी, मैं बोला अरे मैं कपड़े बनाऊंगा, कल एक और प्लांट डालता हूँ, एक और. मैं अरे भाई तो डिमांड ही नहीं है ना, समझ रहे. तो करेगा क्या प्रोडक्शन करके. हाँ, मिल्क प्रोडक्शन वाला जो होगा यार, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, द डिमांड इज सो इंक्रीज, पीपल ड्रिंक टी एंड मिल्क इज डिमांड इज इंक्रीजिंग, है ना. द फैक्ट इज दैट मे बी द डिमांड फॉर आइसक्रीम इज लेस, आइसक्रीम की डिमांड कम हो चुकी है, बट जो कोरा मिल्क है ना, जो कोर मिल्क है वो तो अभी भी डिमांड में है. ठीक है, तो वो इंड्यूस करेगा आपको. अब आप प्रोडक्शन करोगे क्योंकि डिमांड है, तो देयर विल बी मोर आउटपुट. डेफिनेटली प्रोडक्शन आउटपुट बन रहा है मतलब रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो देर विल बी मोर इनकम, मोर एम्प्लॉयमेंट. अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू टोटल आउटपुट इक्वल्स टोटल एम्प्लॉयमेंट. एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स. डिमांड बढ़ी तो सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है. हाउएवर एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स आउटपुट. कभी कभी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ता है. ये देखो मैंने ग्राफ के थ्रू, इतना गैप रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर है. उससे फिर इन्फ्लेशन आता है, सॉरी ये डिमांड होगा, उससे फिर इन्फ्लेशन आता है. आएगा कि नहीं आएगा यार, आप सोचो ना. इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन. जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा. लॉजिक है. त्योहारों के टाइम पे होता था ऐसा. अभी तो देर इज़ नो डिमांड ऑफ लॉन, देर इज़ नो डिमांड ऑफ फूल, देर इज़ नो डिमांड ऑफ बैंड बाजा वाला, है ना. उनकी तो हालत ख़राब है बेचारों की. तो प्राइसेस कम में भी काम कर ले किसी का, इतनी बुरी स्थिति है. ठीक है, तो यहाँ लिखा है पर इन्फ्लेशन आ जाएगा. सो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. अब जनरल प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा, है ना. एज अगेंस्ट दिस इफ एग्रीगेट डिमांड इज लो, तो उल्टा कर दो उसको. अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम. सर एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स. अभी इंडिया में क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, ठीक है ना. अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो मेरे को बड़ा पसंद है पढ़ाने में, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या. वहाँ एक वर्ड लिखा है, अब एग्रीगेट डिमांड कम है तो एवरीथिंग इज लो. ये इन्वेस्टर्स सेल स्टॉक्स, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं ना, कंपनियों के प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, तो शेयर्स के प्राइसेस भी गिर, तो लोग अपने स्टॉक्स बेचने लगेंगे कि कहीं और ना गिर जाए. तो वो देखो, बाय सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, है ना. ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदने लगेंगे जो अपनी वैल्यू ना लीव कर दे. जैसे लोग एफडी में पैसा डालते हैं, अरे नहीं भाई सेफ है यार, भले रिटर्न कम है, अरे भाई सेफ है यार बैंक के पास, है ना. या बॉन्ड खरीद लेते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कंपनियों से, है ना. वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर होता है, डिबेंचर होता है, वैसे बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनियों के पास होता है, तो सेफ होता है ना. मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न एक्सपेक्टेड रहते हैं. गोल्ड, यूएस डॉलर्स, ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स है ना. जब एग्रीगेट डिमांड लो होने लगेगी, ऐसा आपको पूछ सकता है, बोलने का नहीं, ठीक है. फिर कंपनी वर्कर्स को ले ऑफ करेगी. ले ऑफ मतलब ऐसी सिचुएशन अराइज आ जाना जहाँ आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी बिल्कुल बंद है ना. तो अनसर्टिनिटी की वजह से निकाला जाता है वर्कर्स को. ध्यान दीजिएगा, इसको ले ऑफ करना मतलब ऐसा नहीं कि वर्कर्स की कोई गलती है, वर्कर्स की गलती होती है तो फिर उसको हम रिट्रेंचमेंट में लेते हैं.
ले ऑफ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा ले ऑफ करे बहुत सारे। अब तो कितनी, अब भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो कितने वर्कर्स ले ऑफ हो गए होंगे, उन्हें समय से पहले टेम्प्रेरी वे में काम में निकाल दिया गया है। उनकी वजह से नहीं, ऐसी वजह जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कंज्यूमर लूज देयर जॉब्स, कंज्यूम भाई एवरी अदर पर्सन इज ए कंज्यूमर, इवन अ प्रोड्यूसर इज ए कंज्यूमर। तो वो सिर्फ क्या खरीदेगा, नेसेसिटी। देखो ऐसा लग रहा है हम लोग अपनी कहानी पढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर वाला ना करे किसी का जॉब जाए, वो सिर्फ क्या फोकस करेगा, नेसेसिटीज। दिस इज अ डाउनवर्ड वन। अभी आपको ऐसा आया कि क्वेश्चन में आया कि ले ऑफ वर्कर किसके बारे में शो कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए भैया कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, रिसेशन के बारे में। वो क्वेश्चन में शो कर देगा या कौन सी चीज़ है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है कि नेचुरल है, ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन हो सकता है। सो द बर्स्ट साइकिल, बर्स्ट मतलब जिसमें आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल पे, इवेंचुअली स्टॉप ऑन इट्स ओन व्हेन प्राइसेस और लो। जब प्राइसेस एकदम लो हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो साइकिल है वो अपने आप रुक जाएगी, एकदम डाउनफॉल में नहीं जाएगी। हर चीज़ का अपना एक एंड होता है। एंड दोज इन्वेस्टर्स विल स्टिल हैव कैश स्टार्ट बाइंग अगेन। तो जिनके पास पैसा होगा वो दोबारा खरीदना स्टार्ट करेंगे, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटी, एंड द थिंग्स विल स्टार्ट अगेन। टाइम लगता है ना, इवन डिप्रेशन आने में भी टाइम लगता है, डिप्रेशन से निकलने में भी टाइम लगता है, ये भूलने का नहीं है। और जहाँ वर्ड आया एग्रीगेट डिमांड, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों। जहाँ वर्ड आया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, तो मेरे पूरे बच्चे रियलाइज़ कर रहे होंगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको वर्ड आया कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन। अब प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन दो प्रकार से होता है, ऑटोनोमस और इंड्यूस। ये ने लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी। तो अभी ये है, ये नहीं है। ना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। रियल इन्वेस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग पे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स पे, है ना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो सरकार करती है विदाउट हैविंग प्रॉफिट मोटिव। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट बिजनेसमैन करता है, जिसका रेशो कम हो चुका है, वो क्यों पैसा लगाएगा मार्केट में अभी, इसलिए सरकार को खर्च करना पड़ रहा है, ये सरकार फंड मांग रही है इसलिए, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है ना, फिर जब ये दोनों कम हो जाते हैं, है ना, जब ये दोनों की स्थिति, फिर गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस और इंड्यूस यहाँ पर भी है, गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में भी फ़र्क होता है। खर्च मतलब जैसे सब्सिडी दे रहे हो आप, खर्च है, इन्वेस्टमेंट नहीं, करना ही है। इन्वेस्टमेंट इज लाइक क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, क्रिएटिंग डैम्स, हाईवेज, फैक्ट्रीज। और एक्सपोर्ट मतलब, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, ई साइलेंट, और इम्पोर्ट आई साइलेंट, एम्पोर्ट। तो हमेशा एक्स ज़्यादा होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं, है ना, और इम्पोर्ट कम होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है बाहर की तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा अर्निंग्स हमारे देश में आएगी। तो एक्स माइनस एम हमेशा पॉजिटिव होना, लाइक एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम। हमारे देश में कभी कभी बहुत निगेटिव भी होता है, इट्स लाइक 100 रुपये का माल अगर बेच रहे बाहर तो 120 का बाहर से खरीद रहे। ये फॉर्मूला अभी देखो, ये भी कम हो चुका है। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है यार, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बोलो, है ना। ये भी कम हो चुका है। सरकार के खर्चे तो पैसा ही नहीं सरकार के पास, सरकार खर्च करना चाह रही है बट पैसा ही नहीं है, इसलिए लोगों को बोल रही तुम इन्वेस्टमेंट करो, तुम करो। और इसमें ये है, ये तो पूरे ही ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा चल रहा है, आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेडिसिन जा रही हैं, अब बहुत सारा भी एसेंशियल गुड्स बाहर जा रहा है। ये हमारा बढ़ने वाला है थोड़े दिन में, देखो भैया बहुत। तो वही डेफिसिट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसीज की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट में तो हर इन्वेस्टमेंट कम होगी, रियल इन्वेस्टमेंट का तो खेल ही खत्म हो गया। रियल इस्टेट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेनिफिट दे रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। या मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मेरे बच्चों। तो ये हो गया आपका द डिफरेंस बिटवीन, देखो वहाँ लिखा भी उसने, द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वही एक्स माइनस एम, है ना। 3 वैल्यू आती है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव, इक्वल होते हैं तो ज़ीरो, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो निगेटिव। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट जो मैंने आपको उधर बताया वो है, ये एक्चुअली नहीं है जो मैंने आपको उधर लिखा के बताया।
ठीक है. सो देयरफॉर वेरिएशन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैन लीड टू बिजनेस. डेफिनेटली अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो योर इकोनॉमी विल एक्सपांड. पैसा, क्योंकि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, दैट विल इंप्रूव योर जीडीपी. देश के अंदर होने वाला प्रोडक्शन, फॉरेन अर्निंग्स आएंगी. फॉरेन अर्निंग्स आप इम्पोर्ट का पैसा पे करोगे तो आपकी करेंसी मजबूत होगी. तो अल्टीमेटली बिजनेस एक्सपांशन की तरफ है ना. प्रोडक्शन बढ़ रहा है बाहर भेजने के लिए, मतलब अच्छी बात है. ठीक है. सॉरी. सो इंक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज कंडीशंस ऑफ एक्सपांशन एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड कॉजेज रिसेशन या डिप्रेशन. ठीक है. अब वहाँ देखो उन्होंने खुद नहीं लिख दिए. आप इन चीज़ों को इकोनॉमिक्स में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. ओके बच्चों, ये समझ यहाँ तक समझा प्लीज़. आई होप आप लोगों को समझा होगा. अभी एग्रीगेट डिमांड फॉल पे है कि डाउन पे? चलिए बोलो सर फॉल पे है. खेल खत्म है. लोगों की जीडीपी जीरो हो गई, कई जगह तो माइनस हो गई है. बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन समटाइम्स ज़रूरी नहीं है रियल इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कमी आई है. छोटे छोटे स्टॉक्स अभी बिक रहे हैं. जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है उस, अब जैसे कोई बेचेगा शेयर कम में तो कोई ना कोई तो खरीद लेगा ना एक्सपेक्टेशन के साथ, उसको तो फ़ायदा हो गया. चलो नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट डिमांड के बाद में देखो सी हो गया, सी आ गया. अब आई पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं. एक वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक प्राइम कॉज है, तो हमको बताता है कि बिजनेस साइकिल किस जगह पर है. ठीक है. क्योंकि देखो ये तो बहुत वॉलेटाइल होता है. एग्रीगेट डिमांड पूरा कंसेप्ट ही वॉलेटाइल है. इन्वेस्टमेंट उसमें एक और वॉलेटाइल कंसेप्ट है, मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है. बिकॉज क्यों चेंज होता है? इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर की जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट को लेकर, अगर वो चेंज होगी तो इन्वेस्टमेंट चेंज होगा. अभी कोई भी बिजनेसमैन अपने फिक्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेगा. क्या करेगा भाई? लैंड बिल्डिंग खरीद के इन्वेस्ट करके, है ना. खरीद सकता है बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन से कम दाम पर, उसको ज़रूरत होगी तो. ये भी एक लोचा है. ठीक है. ठीक है. देखो बिजनेसमैन वहीं पैसा लगाएगा, न्यू इन्वेंशन तभी करेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट जहाँ उसको कॉस्ट एफिशिएंट होगा और प्रॉफिट इंड्यूसिंग होगा. भाई सिंपल है, मैंने आपको बता दिया. अभी नाइकी, एडिडास, प्यूमा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मास्क बनाएंगे. और बस स्टाइलिश मास्क भी, जिम मटेरियल वाले बनाएंगे, जिम इक्विपमेंट्स वाले जो लोग हैं जिनकी जिम है, वो अभी इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि मास्क पहन के जिम करिए, उसकी ड्रेसेस आ रही हैं ना. बहुत सारी चीज़ों की डिमांड पे फ़र्क पड़ने वाला है. अभी ये कॉस्मेटिक का जो धंधा है, जो बिजनेस है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है. लोग शादियों में नहीं जा रहे, फंक्शन में नहीं आ रहे, लगा के क्या करेंगे? यूज़ क्या करेंगे? अब कुछ लोग घरों में लेके शायद हो सकता है अपने आप को बेहतर कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो. बट इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ता है इकोनॉमी में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा. याद आया मेरे 12th के एग्रीगेट डिमांड के प्यारे प्यारे बच्चों? याद आया फॉर्मूला? जब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले, मतलब आपको जितना पे करना है वो कम है ना, और जितना मिलने वाला है वो ज़्यादा है. बिजनेस पे रिटर्न होता है ना कि मैं कहीं पैसा लगाऊं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, है ना. तब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. अभी देखो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, रेपो रेट कम कर दिए, क्योंकि वो चाहती है कि आप पैसा लो और इन्वेस्ट करो. मगर लोग तभी करेंगे जब ये ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिटर्न. क्योंकि पैसा लेके करूँगा क्या मैं, अगर कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट होगा तो आउटपुट बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा तो इनकम आएगी, एंड अल्टीमेटली ये एग्रीगेट डिमांड को इंप्रूव करेगा कि नहीं करेगा? देखो लिखा उसमें, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस टू शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड टू द राइट. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? छोटा सा उदाहरण समझाएं तो राइट का मतलब ये होता है एग्रीगेट डिमांड ऐसी होती है तो वो और ऊपर जाएगी, बेहतर होगी. ठीक है ना. इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, पैसा आएगा लोगों का तो लोग और खर्च करेंगे. तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं ना. एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. थोड़ा डिटेल में हमें चले गया बट मज़ा आता है इसको पढ़ाने में, है ना. सप्लाई कैन बी ज़ीरो, डिमांड कैन नॉट बी ज़ीरो, यह ध्यान रखना है. अभी इंडिया में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, फिर भी लोग उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, कहाँ लगाएंगे पैसा, है ना. क्लियर है. और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हैज़ डिक्रीज अपोजिट इफेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को सी भी कम है, आई भी कम है. सोचो ना, अब जी बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर भी करना है, खर्च भी करना है लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, और इन्वेस्टमेंट करके रोजगार भी पैदा करना है. देखो सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा तो सरकार का सब्सिडी में जाएगा. तो इसलिए सरकार दूसरों को बोल रही है कि आप खाना खिलाओ, आप सैलरी दो, आप मत छोड़ो उनको, मत निकालो, आप फंड दो, पीएम केयर में फंड दो. ये रीज़न है बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव मनी. स्टेट गवर्नमेंट का तो पैसे, इसलिए तो लिकर शॉप को ओपन किया गया है ना, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के लिए, जो बहुत ही गलत डिसीजन हुआ, जो पैनिक हो गया ना कल.
समझो अब क्या है। तो अब सी भी कम है, आई भी कम है, तो जी पे जाएंगे तो गवर्नमेंट को अब स्पेंड करना पड़ेगा। देखो ना क्या लिखा है इसमें, गवर्नमेंट नॉर्मली कब स्पेंड करता है, ड्यूरिंग वॉर्स, है ना, क्लियर नहीं किया, उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट अपने टैक्स कटिंग कम करता है, लोगों से टैक्स कम लेगा और फिर जो पैसा जमा किया इतने सालों में उसको फिर स्पेंड करेगा वेलफेयर के लिए। अभी टैक्स कटिंग तो कम करना ही पड़ेगा। अभी देखो ना 3 महीने के लिए सब बंद है, ईएमआई नहीं ले रहा है, टैक्स नहीं ले रहा है, सब बंद। अब सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा, लोग तो खर्च कर रहे नहीं है मार्केट में जाके, ठीक है। तो अगर सरकार का खर्च बढ़ रहा है ना, इसका मतलब उस वक्त एग्रीगेट डिमांड कम थी, याद रखना। इफ गवर्नमेंट increase their spending, it means at that time aggregate demand is on falling level, एंड जैसे ही गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो फिर वो धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन दूसरी पॉलिसीज में, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दो पॉलिसीज़ है बेटा, जो हमारा देश बनाता है, कोई भी देश बनाता है अपने देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। वन इज़ मॉनेटरी, अनदर इज़ फिस्कल, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको। जब मैं बोलता हूँ मॉनेटरी, मतलब द पॉलिसी विच इंक्लूड मनी फ्लो। 12th के मेरे जितने बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनको सब याद आ रहा होगा अब क्या पढ़े। हु डिसाइड कि कितना मनी फ्लो होगा इकोनॉमी में, आरबीआई। किसके थ्रू मनी लिक्विडेशन में आता है, बैंक्स, होता है कि नहीं होता है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम तो इन्हीं पे अकाउंट खोलते हैं ना, हम तो इन्हीं से लेते हैं पैसा। अभी देखना आपने, हर 2-2 हफ्ते में आरबीआई आप देख रहे हो कि 50,000 करोड़ का लिक्विड पैकेज दे रहा है बैंक को, कि पैसा दो लोगों को, पैसा भेजो। बैंक्स को लिक्विड कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कम और लोग पैसा ले। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है वो कायम है डाउनफॉल में, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, इसलिए मनी फ्लो बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? देखो कहाँ लिखा भी हुआ है बच्चों, मेरे बच्चों। अगर गवर्नमेंट, देखो इकोनॉमिक एक्सपांशन, एक्सपांशनरी पॉलिसी सर, अगर आपको इकोनॉमिक एक्सपांड करना है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्सपांड करनी पड़ेगी, टैक्स को कट करना पड़ेगा। द मोस्ट मेथड ऑफ बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तभी तो डेफिसिट बजट बनता है ना, कि सरकार के खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम, उससे बूम पीरियड आएगा, खर्च किए तो एकदम से बूम पीरियड आएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट को सॉफन, मतलब कम कर दो, बराबर है कि नहीं। ऑफन मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल मोटिव्स लीड्स टू इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स एंड डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट रेट। अब क्या होता है, कभी हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उसमें पॉलिटिकल मोटिव्स या पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स आते हैं, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स होता है, ठीक है। अब जैसे आपने इंटरेस्ट रेट कम किया तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होंगे, कम होंगे। पैसा आ गया ना तो लोग खर्च करेंगे, क्लियर है। जो अभी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम, लोग पैसा लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट समझते हैं ना आपको। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब होता है योर एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग, है ना, more than the speed of your aggregate supply, that leads to inflationary effect। क्वेश्चन समझना क्या लगा, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़े, है ना। एंटी, अब क्या करोगे आप सरकार के खर्च करने से क्या हुआ, पैसा आया मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट हुआ, तो डिमांड हुई तो खर्च किया तो महंगाई। अब सरकार को, अरे यार मैं तो बहुत खर्चा कर रही हूँ, महंगाई आ गई है सर, तो फिर सरकार क्या करेगी, अपने स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगी, टैक्स को बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा देगी, ज़्यादा पैसा ना ले और खर्च ना करें। उससे किस पे प्रेशर आएगा, एग्रीगेट डिमांड पे, फिर इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। ये तो सरप्लस बजट वाला हो गया ना, कि अपनी आमदनी ज़्यादा और ख़र्चा कम, ठीक है, बराबर है। ग्रोथ रेट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और अल्टीमेटली क्या होगा, रिसेशन, जो मेरे ख्याल से हमने देखा है अभी अपने देश में अभी फ़िलहाल कुछ दिनों में, कि सरकार का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत हाई हो गया था पिछले 6-8 महीने में, तो लोगों ने खर्च ही करना कम कर दिया। अरे बोले टैक्स दें कि खर्च करें, इकोनॉमी स्लो डाउन में चलेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत ख़राब। कितना ईजी है, समझा। अब जब मैं बोलता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक, तो मनी फ्लो, फिजिकल पॉलिसी वर्ड आता है तो टैक्सेशन, जिसको बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा।
अभी आप देख लो हमारे टैक्सेशन पे पूरा एग्जामेशन मिल गया हम लोगों को। सरकार को पता है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। सरकार ने टैक्स कटिंग कर दी क्योंकि अभी देश में कौन सा फेज चालू है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रिसेशन। क्लियर है कि नहीं भाई? इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, मनी सप्लाई हटरे, अकॉर्डिंग टू हटरे, सेंट्रल बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको ये। जो ट्रेड साइकिल होती है वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। पैसा होगा तो साइकिल पे फर्क पड़ेगा, पैसा नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो अनप्लान चेंजेस आते हैं मनी सप्लाई में, वो बिजनेस फ्लक्चुएशंस लाते हैं इकोनॉमी में, अनप्लान चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेज एक्सपांशन इन डिमांड। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा मनी सप्लाई कौन करता है? अब भी तो बताया, बैंक्स, आरबीआई के थ्रू, आरबीआई डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मनी सप्लाई को यहाँ पर गौर से टेबल में एक फॉर्म में देखने की कोशिश करते हो, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर देखता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बूम पे लाना है, देखो बूम पे लाना है इसका मतलब डाउन पे है, लॉजिक समझे? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट कम है, तो आप क्या करोगे? मनी सप्लाई बढ़ाओगे। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखना पड़ेगा, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड पे शिफ्ट आएगा और प्राइसेस भी बढ़ेंगे। फिर इसको उल्टा कर दो, जब इकोनॉमी बूम पे होती है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पैसा मार्केट में खर्च हो रहा है, तो मनी सप्लाई को आप रिड्यूस करते हो कि ज़्यादा पैसा मार्केट में ले जाए। उसके लिए आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे कि लोग कम पैसा लें बैंक से और कम खर्च करें, एसेंशियल गुड्स पे खर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? जैसे वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के लिए भी आप लोग देखते होंगे कि डाउन पेमेंट के लिए पैसा मिल जाता था इजीली अवेलेबल, तो इसलिए तो इतनी महंगी हो जाती थी चीज़ें, हर कोई खरीद रहा है, डाउन पेमेंट बढ़ा दो ना। अब इसको उल्टा कर दो, इन्वेस्टमेंट कम, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम। एग्रीगेट डिमांड कम तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? कम। तो मनी सप्लाई मतलब मनी फ्लो बाय दी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम थ्रू कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है। अगर आरबीआई चाहता है कि लोग अपना पैसा ज़्यादा मार्केट में खर्च ना करें तो वो सेविंग इंटरेस्ट बढ़ा देगा कि लोग पैसा बैंकों में रखें। याद रखना, इसको वाइस वर्सा कर देना फिर। ठीक है, चलो, क्या बात है। अब आ गए अपन आगे। मनी सप्लाई समझा? पक्का। मनी सप्लाई बढ़ रहा है मतलब उस वक्त मार्केट में क्या है? डाउनफॉल है, तो हमको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है। देखो लेगा मनी सप्लाई इंक्रीज, एक्सपांशन इन एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सेसिव क्रेडिट मिलेगा लोगों को, मनी बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कैपिटल इजी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है तो लोग इजीली सामान खरीदेंगे। अब मेरे को इजीली हाउस लोन मिलेगा तो मैं इजीली खरीदे जाऊंगा, तो सामने लोगों को पता है इसको इजीली हाउस लोन मिल रहा है, तो वो भी अपने हाउस की कीमत क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जब पता है इजीली फाइनेंस अवेलेबल है तो टीवी वाले अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का प्राइस बढ़ रहा है, मोबाइल फोन्स का, इसलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि इजीली क्रेडिट अवेलेबल है। इजी मनी इंक्रीज द प्राइसेस, याद रखना। ओके, लिखा ना इसमें, एट लो रेट पे अपन ले लेते हैं पैसा, इससे और डिमांड स्टिमुलेट होती है, इससे वर्शियस सर्कल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आता है। जैसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है ना, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स। पैसा आया, एम्प्लॉयमेंट आया, आता है ना, मनी आया तो इन्वेस्टमेंट हुआ तो प्रॉस्पेरिटी आई ना देश के लिए, तो इनकम आई तो कंजम्पशन बढ़ा तो सेविंग बढ़ी, फिर इन्वेस्टमेंट हुआ। ये वर्शियस सर्कल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसी को आप विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब डिक्रीज कर दो, इसका डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लोगों के परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर रहे हैं, मनी फ्लो कम कर रहे हैं हम मार्केट से। हम चाहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़े और लोग कम पैसा ले और कम खर्च करें क्योंकि चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जब ऐसा करेंगे तो मार्केट में रिसेशन और डिफ्लेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से ध्यान रखो जो बोल रहा हूं मैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पीगू, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन। यू एक्सपेक्ट कि मार्केट कैसा होने वाला है। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी मार्केट डाउनफॉल में, तो गोल्ड के प्राइसेस भी गिरेंगे, हम उम्मीद तो कर रहे हैं, तो हो सकता है लोग खरीदने की कोशिश करके चलो गिर रहे हैं तो खरीद लेते हैं। कई कंपनियों के शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं चलो परचेस कर लेते हैं, आगे जाके बढ़ेंगे ना।
तो बेच देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप पॉजिटिव रहोगे या आप निगेटिव एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब समझा ना, आप आशावादी हो कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी, तो पैसा लोगे, पैसा लोगे तो इन्वेस्टमेंट, लॉजिक समझ रहा है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा। और अगर पेसिमिस्टिक हो तो आप खुद ही बिजनेस पे पैसा नहीं लगाओगे, अरे यार मेरा बिजनेस वैसे ही नहीं चल रहा, क्या पैसा लूँ मैं मार्केट से और बैंक से और क्या लगाऊँ। तो पेसिमिस्टिक रहोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड कम, तो प्राइसेस क्या होंगे। यानी पेसिमिस्टिक आपको किसकी तरफ ले जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन। और ऑप्टिमिस्टिक किसकी तरफ ले जाएगा आपको, एक्सपांशन, पीक पीरियड, प्रॉस्पेरिटी, इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो क्या लिखा है इसमें, इफ एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर तो वो इन्वेस्ट करेगा, उससे एक्सपांशन फेज आएगा, आएगा ना। अपोजिट कर दो, अगर अभी एंटरप्रेन्योर पेसिमिस्टिक है, जो अभी है, तो इन्वेस्टर्स इंटेंड टू रिस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। उससे फिर ये सब कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, जो कितना आसान है। चलो एक क्वेश्चन है तुमसे, जब देश एक्सपांशन पे होता है और कॉन्ट्रैक्शन पे होता है, तो दोनों में से कौन से फेज पे आप इनोवेशन करोगे, कुछ नया करोगे अपनी बिजनेस टेक्नोलॉजी में या मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सो डेफिनेटली एक्सपांशन में। डिमांड बढ़ रही है तो मैं चाहूँगा वो नया दूँ ना, लोगों को आकर्षित करूँ। और डाउनफॉल में मैं इन्वेंशन करके अपने पैसे क्यों वेस्ट करूँ, कोई खरीद नहीं रहा है तो। लॉजिक समझ रहा है ना। अभी देखो ना आप, जो आईटी बिजनेस है वो इन्वेंशन की तरफ है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा ना, वो उनके एक्सपांशन है अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपीटर इनोवेशन, इनका कहना था एंटरप्रेन्योर इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर वो कहलाएगा जो कुछ इनोवेट करेगा, यानी अपनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इनोवेट करे, या प्रोडक्ट को, या अपने काम करने के तरीके को समय समय में। जो इनोवेशन नहीं करेगा वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इनका कहना था। तो इनका कहना था जो ट्रेड साइकिल रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, आप इनोवेशंस करोगे तो ट्रेड साइकिल पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे इकोनॉमी में अगर अब इनोवेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपांशन पे है, बूम पे, तभी तो इनोवेशन आ रहे हैं ना यार, लोग खरीद रहे, तभी तो इनोवेट करेंगे हम लोग। अभी घर में बैठ के थोड़ा ना कोई इनोवेशन करेगा, अभी तो पैसे ही कमा रहे थोड़े बहुत तो बहुत है। तो कॉबवेब थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय निकोलस कोल्डोर, है ना, इनका कहना था दैट बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइसेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट फ्यूचर डेट। अभी जो प्राइसेस पे रिडक्शन आएगा या एक्सपांशन आएगा, वो आपके फ्यूचर में होने वाले प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, और ये फैक्ट है। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कम करेंगे, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे डिमांड के मुकाबले, डेफिनेटली। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किसने कहा, हु प्रपोनेंटेड, हु इंट्रोड्यूस, हु सपोर्टेड दैट प्रेजेंट प्राइसेस अफेक्ट करते हैं फ्यूचर प्रोडक्शन को। तो आपको ये आंसर याद रहना चाहिए, निकोलस कोल्डर, कॉबवेब थ्योरी में। ठीक है, इनोवेशन संपीटा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझा। इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेगी नहीं पढ़े। इनोवेशन लीड्स टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना है। लेस इनोवेशन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अभी इनोवेशन हो रहे क्या, नहीं सर अभी तो लोग बोल रहे हैं बस सामान पहुंच जाए कैसे भी करके। ओके, चलो ग्रेट, समझा इतना आप लोगों को मैंने क्या बोला। आगे हम एक्सटर्नल कॉजेज पढ़ेंगे, है ना, अगले लेक्चर में, है ना। ये अभी पढ़ लेते हैं यार, एक काम करते चलो। एक्सटर्नल कॉजेज है ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो ऊपर वाले फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, हमारे कंट्रोल में थे, है ना, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोडक्शंस। वॉर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉर होगा तो क्या होगा सर, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्शन, फिर एसेंशियल गुड्स नहीं बनेंगे, फिर इन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा। जो आपकी टेक्नोलॉजी, आपके रिसोर्सेज है, इन चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज देखो ना, डाइवर्टेड फॉर देयर प्रोडक्शन, इससे दूसरे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो उनकी मगर दूसरे लोग खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं ना, तो उनकी डिमांड तो रहेगी, तो उनके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, मशीन्स एंड कंज्यूमर गुड्स की। तो इससे क्या होगा, अब ये बनना कम हो जाएंगे तो रोज़गार कम होगा, तो फॉल इन प्रोडक्शन कॉजेस फॉल इन इनकम। अब ये चीज़ें बनना कम हो गई तो जो लोग ये बना रहे हैं उनकी इनकम कम, उससे प्रॉफिट कम, उससे एम्प्लॉयमेंट कम, तो इकोनॉमी कहाँ पर जाएगी, फिर डाउनफॉल पे। एग्रीगेट डिमांड विल रिड्यूस। क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्योंकि आपने तो पूरा डाइवर्जन यही कर दिया। दिस क्रिएट्स आगे कॉन्ट्रैक्शन, ट्रिगर डाउन द बिजनेस साइकिल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को याद करो, सब खेल खत्म, पूरा खेल खत्म। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसी कोई स्थिति है जो देश बहुत बुरी स्थिति में है, उनको ऐसा कैसे मेडिसिन
और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट ही बनाना है ना, तो उन्होंने अपने पूरे रिसोर्सेज यहाँ लगा दिए, तो ये तो इनकी इकोनॉमी के लिए खतरा है ना, क्योंकि बाकी चीज़ें कैसे बनाओगे आप। लॉजिक समझ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही हुआ था, ये याद रखना आपको। अब बोलो सर यहाँ तो यूज़ होंगे ना रिसोर्सेज, अबे तो कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे, तो पूरे कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स जो है वो इससे इकोनॉमी चलती है ना, क्योंकि ये सर्टेन है, ये साल भर बनाना है, ये तो एक फेज के लिए बनाया जा रहा है ना, और ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है आपका, ये तो आपने खर्च किया, यूज़ किया, फिनिश, अब बाकी टाइम तो पड़ा रहेगा ना। ठीक है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन वॉर के बाद जो स्थिति आती है देश में, जब कंट्री अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट करती है, तो कैसे करेगी, हाउसेस बनाएगी, रोड बनाएगी। ठीक है, चलो अब वॉर के बाद की सिचुएशन अगर आप देखें, देखो अभी आप अगर गौर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होंगी, है ना। जैसे वॉर के बाद क्या होगा, आप कंट्री अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगी, तो हाउसेस बनाएगी, रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, उससे इकोनॉमी बिल्ट होगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, लॉजिक है ना, एक्सपांशन फेज में जाएंगे हम लोग। मैं बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, देखो पुशअप, एग्रीगेट डिमांड, जिससे ये तीनों चीज़ें बढ़ने वाली हैं, इसलिए तो बोले हमने कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू टोटल आउटपुट इक्वल्स टू टोटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अभी इंडिया में आपको पता है जो ज़िलों के बाहर के इलाके हैं, गाँव देहात के, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट कर दिया गया है, आपको नहीं पता होगा तो। जो मनरेगा वर्कर्स होते हैं उनको उनका काम चालू कर दिया गया, कई स्टेट्स में तो 20-25 दिन से चालू है। अब क्योंकि वहाँ पर नहीं है ना उतना इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं तो आपको इकोनॉमी को बूस्टअप करना ही है, गांव की इकोनॉमी को, विलेज इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को। तो मान लो जो कंस्ट्रक्शन वर्क बाहर चालू हुआ है, जहाँ पर इसका इतना इफेक्ट, पैसा आएगा लोगों के पास में, मजदूरों के पास पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो एक बार बताओ मेरे को, जब पैसा आएगा मजदूरों के पास में, वर्कर के पास में, सोच समझ के आंसर देना। कंस्ट्रक्ट वो पैसा कहाँ जाएगा सर, वो पैसा मार्केट में जाएगा। मजदूरों के पास जो पैसा आता है बैंक में नहीं जाता है, इतना पैसा एक तो पहली बात होता नहीं। जैसे ही पैसा आता है उसको मार्केट में लेके आते हैं और अपना सामान खरीदते हैं। अब मार्केट में पैसा आएगा तो डेफिनेटली बिजनेसमैन को इफेक्ट पड़ेगा, उससे एग्रीगेट डिमांड पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ। यस सर, प्राइसेस बढ़ेंगे या स्टेबल होंगे या बेहतर होंगे, हमारे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, इनकम एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि इन लोगों ने मार्केट में आना बंद कर दिया है, इसलिए मार्केट की हालत ख़राब है, याद रखना। गरीब आदमी मार्केट जाता है भाई रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, अपना बैंक में नहीं जाता। इसे उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोडक्शन ऑफ न्यू। अब आप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका काम करने का तरीका है। अगर आप वो इम्प्रूव कर रहे हो तो डेफिनेटली आप नई और बेहतर चीज़ें प्रोड्यूस करोगे। आज टेक्नोलॉजी ने क्या नहीं कर दिया यार, बैठे बैठे घर से बिल पे कर रहे हैं, है ना। लोग आज मोबाइल के थ्रू शादी कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस तो बहुत, मोबाइल के थ्रू आप टीवी देख सकते हैं, ठीक है। कितने इनोवेशंस आ चुके हैं आज हमारे पास में, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, इन्वेस्टमेंट। अब नहीं, देखो प्रोडक्शन को बेहतर करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा फिर, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉफिट, लॉजिक है ना। अभी मेरे को बताओ, उससे प्राइसेस बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एंड एक्सपांशन होगा। उसको उल्टा कर देते हैं, ड्यू टू एडवेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स का जो दीवानगी है वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है इस दुनिया में। हर दूसरी कंपनी जो पहले कुछ और बनाती थी वो बोलती है हम फ़ोन ही बनाएंगे। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री अंडरवेंट अ बूम, यस एवरी, मेरे को तो लगता है अब टेलीफोन की और डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो डिजिटल मीडिया में उसका जो डिमांड है वो बूम पे, तभी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी कि अमेजोन को बोलो, नेटफ्लिक्स को बोलो कि 2 महीने के सब्सक्रिप्शन फ्री करे, बिकॉज देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड एंड देयर इज ह्यूज अपवर्ड इन प्राइस। सो डेफिनेटली अब बूम पे जाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये जब बढ़ता है ना तो इन्फ्लेशन आता है तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ध्यान रखना। अब ऐसा क्वेश्चन आया आपको कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लीड्स टू एक्सपांशन, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, याद रखना, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, आंसर्स के लिए क्लियर है। और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से क्या बनाओगे, तो इट लीड्स टू प्रोडक्शन, इट लीड्स टू एग्रीगेट डिमांड, इनकम, आउटपुट, प्रॉफिट, नेचुरल फैक्टर्स। आ जाओ इस पे, कोरोना वायरस नेचुरल है क्या रे, सोचो, बाढ़, भूकंप, एग्रेरियन इकोनॉमी को तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। पानी, अभी तो देख रहे हो गया मार्च में ऐसा पानी आया हमको समझ ही नहीं, ऐसे तूफान आए, कितनी फसलें ख़राब हुई होंगी उससे, सूखा पड़ जाना, एक्सेसिव फ्लड्स, एक्सेसिव आउटपुट इस बेट, ज़्यादा आउटपुट भी सही नहीं है क्योंकि आपके पास वेयर हाउस होते नहीं, रखे ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके देश का एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो रहा है, बहुत खतरनाक चीज़ है, तो इनकम ऑफ फार्मर्स कम होगी, तो फिर वो अपनी डिमांड कम होगी, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए वो ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे,
वो टुल्लू पंप नहीं खरीदेंगे, वो सीड्स नहीं खरीदेंगे, वो ज़मीनें नहीं खरीदेंगे, है ना। तो रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो पुश अप देयर प्राइसेस। अब प्रोडक्शन कम होगा मगर डिमांड तो है ना, लोगों को तो खाना चाहिए, तो उससे प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, बराबर है। एंड रिड्यूस द इनकम अवेलेबल फॉर बाइंग इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि फार्मर्स, भाई तूफान आ गया, बूम है ना, बाढ़ भूकंप आ गया, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, उनके पास पैसा नहीं था, फसलें खराब हो गई, बट लोगों को तो चाहिए ना। तो इससे क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई तो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, बट एग्रीगेट डिमांड तो है भाई, एग्रीगेट डिमांड तो है, लोग तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, क्लियर है। और अगर फेवरेबल मानसून है, फेवरेबल वेदर है, तो समझ जाओ आप, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एग्रीकल्चर का, इनकम भी बढ़ेगी उनकी, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स भी बढ़ेगी, तो कैपिटल गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, क्लियर है। तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगे ना, एक्सपांशन के फेज में रहोगे आप, इसी को उल्टा कर देना, ठीक है, आ रहा बराबर है ना। और दूसरी बात, अगर देखो एक बात ध्यान रखना, बट इसमें इन्फ्लेशन आएगा नहीं आएगा तय नहीं, क्योंकि अगर मौसम अच्छा है तो प्रोडक्शन होगा तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, लॉजिक समझा। मौसम अच्छा है तो प्रोडक्शन होगा तो अबंडेंस ऑफ प्रोडक्शन होगा तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, भूलने का नहीं। अब देखो, रिड्यूस डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कॉज इंडस्ट्रियल रिसेशन, इंडस्ट्रियल वर्ड आ गया मतलब मशीन्स, टेक्नोलॉजी, क्लियर है, सही है। अभी तो लोहा इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री की हालत ख़राब होगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत ख़राब है ना, कंज्यूमर गुड्स के डिमांड कम तो कैपिटल गुड्स के डिमांड कम, तो रिसेशन आएगा। सबसे ज़्यादा काम लोग यहीं करते हैं, ध्यान रखना, वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर्स, ठीक है। अब लास्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार, ये मज़ेदार फैक्टर, पॉपुलेशन। इफ़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आपकी जितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है अगर, है ना, तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वैसे ही वो हो गया, तो रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, पॉपुलेशन की डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो एक गैप ही शो कर देगा कि प्राइसेस बढ़ना है। तो क्या लिखा उसमें, सो देयर विल बी लेजर सेविंग्स, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे ना यार, बराबर है कि नहीं बराबर है, ग्रोथ कम है और आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड होगी, है ना, तो सेविंग्स कम, क्योंकि खर्च करते रहे आप ज़्यादा से ज़्यादा, इकोनॉमी में सेविंग्स ही नहीं रहेंगी। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो नो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो सेविंग से, उससे क्या होगा, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, समझा, एग्रीगेट डिमांड कम, प्राइस लेवल कम, कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको उल्टा कर दो, अगर आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ जो है, ध्यान देना, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब बढ़ रही है, क्योंकि हर जगह बढ़ना है, पॉपुलेशन तक नेचुरल फिनोमिना है, बट आपका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो ये जो गैप है क्या शो कर रहा है, इनकम ज़्यादा रहेगी पॉपुलेशन के मुकाबले, तो सेविंग्स करोगे ना, लॉजिक समझ रहा है। डेवलप देशों की यही स्थिति है, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, रेट ऑफ ग्रोथ को एक्सपांड करके रखा है। इंडिया में अलग है, इंडिया में ये रेट ऑफ ग्रोथ है, तो ये हमारी पॉपुलेशन एक्सीड कर चुकी है, तो ये गैप भरना बहुत मुश्किल होता है, सेविंग्स कम है इसलिए लोगों की, ठीक है। और हर इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, हर नेशन की, बायलैटरल ट्रेड होते हैं, जैसे इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में, ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको अगर क्वेश्चन है कि एक देश के बिजनेस फ्लक्चुएशन फर्क आएगा तो दूसरे देश को अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर अमेरिका की आईटी कंपनियां बंद होती हैं तो हमारी आईटी कंपनी में फ़र्क पड़ेगा ना, हमारा ट्रेड है ना उनसे, हमारे इंजीनियर्स की डिमांड कम होगी, फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है। एक अगर दुनिया के हिस्से में फ़र्क पड़ेगा तो दूसरे दुनिया के हिस्से में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन चेंज होता है तो फ़र्क पड़ता है, ट्रेड रेगुलेशन, अभी देखो इंडिया ने जैसे ट्रेड रेगुलेशन थोड़े कड़क कर दिया चाइना के लिए, तो देखो उन्होंने तुरंत बयान दिया उसका कि भाई हम सामान कैसे खरीदेंगे, सामान कैसे बेचेंगे, एफडीआई पे बहुत सारे रेगुलेशंस इंप्रूव किया उन्होंने। अगर आप हाईयर टैक्सेशन लगाओगे तो आपके यहाँ पर लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब सामान बेचेंगे, इसलिए आपको ट्रेड बेनिफिट्स देने पड़ते हैं उनको, बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पर टैक्स कम नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल मतलब मनी एंड कैपिटल एसेट्स ईजिली होना चाहिए, ईजी ऑफ आइडियाज़, ट्रांसफ़र ईजिली होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंट्री के हिसाब से भी तो हम प्रोडक्शन करते हैं, तभी तो नॉन कैश क्रॉप्स बनाते हैं हम लोग बाहर भेजने के लिए, कॉफ़ी बना रहे हैं ना, बहुत सारी नशे की चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से पढ़ने का, ओके, चलो बाय टाटा। जल्दी पढ़ने के बाद तुरंत मेरे को बताने का, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।